Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in this particular lecture, we will discuss Section 23, Subclause 2 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, which dealt with the concept of confession to police officer. In the previous lecture, we have discussed Section 23, Subclause 1, which specifically deals that whenever the accused confesses guilt to the police officer, that is irrelevant, that is inadmissible, कोर्ट में वो माना नहीं जाएगा. आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 है. अब सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 क्या है और व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं ऑन द डेली बेसिस कोशिश कर रहा हूं या एक दिन आड़ कर मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये लेक्चर BSA पे मैं अपलोड करूं. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन इसकी पहुंचे. मैं ये देख रहा हूं कि जो पर्सन मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइबर सिर्फ 30% है और 70% ऐसे लोग देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया. तो रिक्वेस्ट है कि आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ज़रूर से कर लिए. तो मूव करते हैं हम टॉपिक की तरफ. कन्फेशन टू पुलिस हमने ऑलरेडी ये जो डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज प्रिज्यूम दैट द पुलिस, क्यों कन्फेशन पुलिस को दिया हुआ इनएडमिसिबल है, क्योंकि हमको पता है कि पुलिस कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको टॉर्चर कर सकती है, उसको धमका सकती है, उसको मार सकती है और इसीलिए पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन लॉ में माना नहीं जाता. और ये इसीलिए प्रोविजन को इंटर किया गया है कि ताकि पुलिस के टॉर्चर को कम कर सके या रोक सके, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि हम अगर मार तोड़ के इसका कन्फेशन ले भी लेंगे तो कोर्ट में वो एडमिसिबल नहीं होगा. तो ये जो सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 26 था. ये भी आप बात ध्यान में रखिए. सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 क्या कहता है देखिए. द कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन व्हिल्स he is in the custody of a police officer unless it is made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such a person. So no confession made by the accused person is admissible while he was in the custody of police officer. Suppose if the accused has given a confession to police officer while he is in the custody of police, that confession becomes irrelevant unless it is made in the immediate presence of magistrate. So which confession is admissible under section 23 sub clause 2? If the confession made in the immediate presence of magistrate, that confession becomes admissible only. But accused is in the custody of police officer and if he confess his guilt to the police officer, that is inadmissible. So what is the difference between section 23 sub clause 1 or sub clause 2? The basic difference is that section 23 sub clause 1 deals with confession to police officer irrespective of the custody. The accused was not in the custody of police officer, but he made a confession to police officer. It is inadmissible under section 23 sub clause 1. अगर confession पुलिस को दिया गया है other than custody, तो वो section 23 sub clause 1 में inadmissible है और section 23 sub clause 2 में confession दिया गया है accused ने पुलिस को जब वो पुलिस के custody में था, तो वो section 23 sub clause 2 में inadmissible है. अब सवाल यह आता है कि हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि पुलिस टॉर्चर करेगी तभी वो कन्फेशन देगा. अब एक आधे अक्यूज्ड ऐसा है कि जिसको अपने किए पर पछतावा है, ही फील रिपेंटेंस ऑन हिज एक्ट एंड इफ ही वांट्स टू कन्फेस हिज गिल्ट, देन व्हाट शुड बी द प्रोविजन. क्या प्रोविजन होना चाहिए? प्रोविजन है कि अगर अक्यूज्ड वॉलंटरीली खुद का गुनाह कबूल करना चाहता है, उसको अपने किए पे पछतावा है, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को कॉल करेगी एंड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इफ द अक्यूज्ड कन्फेसेस गिल्ट, दैट कन्फेशन बिकम्स रिलेवेंट. सो सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 डील्स विद इफ द अक्यूज्ड कन्फेसेस गिल्ट व्हाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, इट इज इनएडमिसिबल. पुलिस के कस्टडी में रहते हुए पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन इररिलेवेंट है. अब पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है देखिए. अ पुलिसमैन मे ले हिज हैंड ऑन अ पर्सन, handcuff him or tie his waist with a rope and may take him with him
तो ये कस्टडी होगा। कि किसी को हाथ रखकर साथ में लेकर जाएगा पुलिस, तो वो भी पुलिस के कस्टडी में माना जाएगा। किसी को हथकड़ी पहनाकर पुलिस लेकर जा रहा है, वो भी पुलिस के कस्टडी में माना जाएगा। किसी को अगर पुलिस बांध के लेकर जा रही है, तो वो भी पुलिस कस्टडी में माना जाएगा। अगेन, अ पुलिस ऑफिसर मे नॉट इवन टच अ पर्सन but may keep such a control over him that the person so controlled cannot go any way he likes. So if the police is controlling the activities of accused person, he can't move with his liberty. तो अगर पुलिस इस तरीके से उसके एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है कि वो अपने मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता, तो ये भी माना जाएगा कि वो पुलिस के कस्टडी में ही है। पुलिस ने बॉडी को टच किया तभी कस्टडी में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। A police officer comes to A and asks him to follow to the police station as he wanted in connection with a डकैती case. A follows him, he is in the custody of a police officer. है ना। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ उसको यह कहा कि मेरे साथ आप चलिए क्योंकि आपका एक डकैती केस में इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर वो उसको पीछे पीछे पुलिस ऑफिसर के चल रहा है अक्यूज, तो ये माना जाएगा कि वो अक्यूज पुलिस के कस्टडी में है। जरूरी नहीं है कि उसको हथकड़ी पहनाई जाए तभी वो कस्टडी में होगा, उसको बांध के लेकर गए तभी वो कस्टडी में होगा। अगर पुलिस ने ये भी कहा कि इफ यू आर अंडर अरेस्ट एंड इफ द अक्यूज्ड पर्सन सबमिट हिमसेल्फ टू द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, इट अमाउंट्स टू अ कस्टडी, इट अमाउंट्स टू अरेस्ट। तो ये बात ध्यान में रखिए, कस्टडी में ही आएगा। अब देयर मस्ट बी टू थिंग्स इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट कस्टडी। कस्टडी को हमको अगर कंसिडर करना है, दो चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। The first one is, firstly, there must be some control imposed upon the movement of the confessioner. He may not be at liberty to go any way he likes. If the accused person cannot move as he likes and the police officer is imposing a certain condition over the movement of that particular accused person, तो ये एक जरूरी कंडीशन है कि अक्यूज्ड पे मूवमेंट पे कंट्रोल है पुलिस ऑफिसर का, अक्यूज खुद के मर्जी से कहीं आ जा नहीं सक रहा है। दूसरा, सच कंट्रोल मस्ट बी इंपोज्ड बाय सम पुलिस ऑफिसर इनडायरेक्टली। वो कंट्रोल अगर पुलिस ऑफिसर इनडायरेक्टली भी अगर कर रहा है, तो ये दोनों सिचुएशन में वो अक्यूज्ड पर्सन पुलिस के कस्टडी में माना जाएगा। देखिए, आर वर्सेस लेस्टर है, ये केस है। द अक्यूज्ड वाज बीइंग टेकन इन ए टांगा बाय पुलिस कांस्टेबल. In the absence of constable, the accused confessed to the Tanga driver that he committed the crime. The confession was held to be in a police custody as the accused was in the custody of constable and it made no difference of his temporary absence. So the accused was being taken by Tanga and he was in the police custody of a police constable. Then in the absence of such a police constable, accused confessed his guilt to the Tanga driver and that confession was irrelevant because the court declared that confession was irrelevant because it was made while he was in the police custody. तो यहां पर क्या था कि accused को पुलिस कांस्टेबल टांगे से लेकर जा रहा था। थोड़ी देर के लिए पुलिस ऑफिसर साइड में गया और उसी टाइम accused ने टांगा ड्राइवर के सामने अपने गुनाह को कबूल किया, कन्फेशन दिया। अब ये कन्फेशन रिलीवेंट होगा कि इररिलेवेंट होगा? अब कोर्ट ने ये माना कि वो जो कन्फेशन दिया गया है अक्यूज ने, वो कस्टडी में था पुलिस के जब दिया, इसलिए वो कन्फेशन सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 के हिसाब से इररिलेवेंट है। कोर्ट ने कहा वो कन्फेशन इररिलेवेंट है। टेम्पररी एब्सेंस जो था पुलिस कांस्टेबल का, वो ये नहीं दर्शाता कि वो पुलिस के कस्टडी में नहीं था, वो तब भी पुलिस के कस्टडी में ही था। और सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि पुलिस के कस्टडी में रहते हुए दिया हुआ कन्फेशन इनएडमिसिबल है जब तक वो मजिस्ट्रेट को ना दिया गया हो। देखिए, एक्सेप्शन है उसको, भाई कन्फेशन व्हाइल द अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर इज इररिलेवेंट। अक्यूज के कस्टडी पुलिस के कस्टडी में रहते हुए अगर अक्यूज कन्फेशन देता है तो वो इररिलेवेंट है, बट उसको एक्सेप्शन है इफ द कन्फेशन इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट। अगर अक्यूज मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में अगर कन्फेशन देता है तो वो कन्फेशन रिलीवेंट हो जाएगा। इट इज इमटेरियल दैट द अक्यूज्ड वाज इन द कस्टडी व्हाइल मेकिंग द कन्फेशन। देखिए, अक्यूज्ड पुलिस के कस्टडी में था
या नहीं था, ये इममटेरियल है। अगर वो मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में अगर कन्फेशन देगा अक्यूज, तो वो कन्फेशन को एविडेंशियरी वैल्यू है, वो कन्फेशन एडमिसिबल है, वो कन्फेशन माना जाएगा। कौन सा कन्फेशन नहीं माना जाएगा? अक्यूज्ड अगर पुलिस को कन्फेशन देता है पुलिस के कस्टडी में रहते हुए, वो कन्फेशन इररिलेवेंट है, लेकिन अगर वही मैजिस्ट्रेट को कन्फेशन देता है तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। The expression immediate presence means presence in the same room before the maker where the confession being recorded. Confession in the immediate presence of magistrate is relevant. So in the immediate presence means the confessioner and the magistrate must present in the same room, and while recording the confession the magistrate must be there. तो जब मैजिस्ट्रेट अगर कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है अक्यूज्ड का, तो अक्यूज्ड और मैजिस्ट्रेट एक ही रूम में प्रेजेंट होना जरूरी है। वेयर द मैजिस्ट्रेट टेकिंग अ टी इन द एडजॉइनिंग रूम, द कन्फेशन शैल नॉट बी द वैलिड कन्फेशन एज इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। इफ द मैजिस्ट्रेट इज टेकिंग द टी in the another room and the confession is recorded in other room, then it will not be treated as a confession in the immediate presence of the magistrate. बात ध्यान में रखो कि मैजिस्ट्रेट एक रूम में चाय पी रहा है और दूसरे रूम में कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा है और बाद में मैजिस्ट्रेट उस कन्फेशन पे सिग्नेचर कर रहा है, तो ये कन्फेशन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट में नहीं माना जाएगा और ये कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा। दूसरा एक्सेप्शन है कन्फेशन एंड कॉन्सिक्वेंशियल रिकवरी, सेक्शन 23 सब क्लॉज 3। देखिए, कन्फेशन तो इररिलेवेंट है पुलिस को दिया हुआ कस्टडी में रहते हुए, बट कन्फेशन के साथ जो कॉन्सिक्वेंशियल रिकवरी है, इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल अपन देख सकते हैं कन्फेशन और कॉन्सिक्वेंशियल रिकवरी का, कि अगर अक्यूज्ड ये कहता है, पुलिस ने उसको पूछा कि हाँ तुमने ही मर्डर किया क्या, उसने कहा हाँ मैंने ही मर्डर किया, तो ये तो कस्टडी में है, तो कन्फेशन तो इररिलेवेंट है सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 के हिसाब से। पुलिस ने उससे क्वेश्चन किया कि कौन से वेपन से मर्डर किया, उसने कहा तलवार से किया, तो तलवार कहां छुपा के रखा, तो उसने कहा कि मेरे घर में छुपा के रखा मैंने। पुलिस को उसने अपने घर पर लेकर गया और पुलिस ने वो तलवार उसके रिकवर की अक्यूज से। अब ये क्या हुआ, अक्यूज ने कन्फेशन दिया और वो कन्फेशन की कॉन्सिक्वेंशियल रिकवरी क्या होगी, तलवार उसके पोजीशन से रिकवर होगी, तो दैट रिकवरी बिकम्स एडमिसिबल। जो तलवार उससे रिकवर हुई वो रिकवरी एडमिसिबल होगी, कन्फेशन नहीं। तलवार से उसने मारा ये रिलेवेंट नहीं है, बट तलवार उसके पोजीशन से रिकवर हुई, दैट बिकम्स रिलेवेंट। तो कन्फेशन एंड कॉन्सिक्वेंशियल रिकवरी दैट बिकम्स रिलेवेंट। देखिए, कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 कब अप्लीकेबल होगा, सेक्शन 23 सब क्लॉज 2। द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट मस्ट अमाउंट टू कन्फेशन, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कन्फेशन होना। दूसरा और कोई स्टेटमेंट रहा नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट, तो वो तो रिलेवेंट ही माना जाएगा। सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 हिट कब होगा, वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो कन्फेशन चाहिए। दूसरा, इसेंशियल फॉर कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 इज इट मस्ट बी मेड व्हाइल द अक्यूज्ड वाज इन द पुलिस कस्टडी। वो कन्फेशन कब दिया उसने, जब वो पुलिस के कस्टडी में था, तभी सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 अट्रैक्ट होगा। अगर पुलिस की कस्टडी नहीं है, अदर देन कस्टडी अगर पुलिस को कन्फेशन देगा तो सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 हिट करेगा। सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 तभी अप्लीकेबल होगा जब अक्यूज्ड पुलिस के कस्टडी में रहते हुए कन्फेशन देगा तब। देन इट मस्ट नॉट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 हिट कब करेगा, कन्फेशन तो अक्यूज ने दिया, पुलिस की कस्टडी में रहते हुए दिया और वहां पर मैजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था। अगर मैजिस्ट्रेट मौजूद रहेगा तो वो कन्फेशन रिलेवेंट माना जाएगा। कौन सा कन्फेशन इररिलेवेंट है, कि अक्यूज ने कन्फेशन दिया, कब दिया, जब वो पुलिस के कस्टडी में था और वहां पर मैजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था, तो ऐसा कन्फेशन दिया जाएगा तो वो कन्फेशन सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 के हिसाब से इररिलेवेंट माना जाएगा। देखिए, फॉलोइंग कन्फेशन आर इररिलेवेंट। देखिए, अ वुमन अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ अ यंग बॉय, ये इंपेरर वर्सेस जागिया का केस है कि एक वुमन को मर्डर के चार्जेस में एक यंग बॉय का मर्डर किए थी उस वुमन ने, उसको अरेस्ट किया गया। अब हुआ ऐसा, शी वॉज लेफ्ट इन द कस्टडी ऑफ द विलेजर while the चौकीदार who arrested her left for police station as and she confessed in his absence। अब उसने क्या किया, जो चौकीदार ने उसको अरेस्ट किया था वुमन को, उसने वो विलेजर्स के पोजीशन में उसको दिया और वो पुलिस स्टेशन में कुछ काम के लिए गया और उस चौकीदार के अब्सेंस में विलेजर्स के सामने उस पर्टिकुलर लेडी ऑफेंडर ने
गुनाह को कबूल किया, कन्फेशन दिया। अब कोर्ट ने यही बोला कि थोड़ी देर के लिए वो चौकीदार पुलिस स्टेशन गया, इसका मतलब अक्यूज की कस्टडी को उसने विड्रॉ किया ऐसा नहीं है। अक्यूज अभी भी पुलिस के कस्टडी में ही है, भले ही वो अक्यूज ने विलेजर्स के सामने कन्फेशन दिया, बट ये यही माना जाएगा कि वो सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 के हिसाब से वो कन्फेशन इररिलेवेंट है, बिकॉज शी इज स्टिल इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब भी वो पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में ही थी, तो पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में रहते हुए मैजिस्ट्रेट के अलावा किसी को भी कन्फेशन देंगे, वो कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाएगा एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 सब क्लॉज 2। तो ये था सेक्शन 23 सब क्लॉज 2। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।